आप में से कितने लोगों ने ऋतिक रोशन की एक मूवी है क्रिश 3 उसको देखा हुआ है? जिन्होंने देखा है बेसिकली ध्यान में होगा आपको, दो रोल को प्ले कर रहे थे, है ना? दो कैरेक्टर थे वहाँ पर। फादर का भी खुद ही प्ले कर रहे थे, रोहित या रोहन मेहरा, आई एम नॉट श्योर, याद नहीं है। और बेटे का रोल यानी क्रिश का रोल भी वो खुद ही कर रहे थे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी जब आप क्लाइमैक्स की तरफ जाते हो तो क्रिश वहाँ पर उसकी डेथ हो रही होती है ना, और उसको बचाने के लिए उसके जो फादर हैं वो अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, जतन कर रहे हैं और बचाते भी हैं। और लास्ट में एक डायलॉग है वहाँ पर बता रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं जिंदा रहूँगा तुम्हारी मेमोरीज के अंदर, तुम्हारे भीतर, और तुम लोग जिंदा रहोगे मेरे आशीर्वाद के अंदर में। क्यों हम बता रहे हैं मूवीज़ का यहाँ पर क्या जिक्र है? बेसिकली आप देखोगे नियंडरथल जिसे हमारी एक क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ के तौर पे, कज़न स्पीशीज़ के तौर पर देखा जाता है। बड़ी सिमिलैरिटीज़ है हम दोनों के। एमर्जेंस का जो टाइम पीरियड है वो भी अगर आप कंपेयर करोगे तो बड़ा नज़दीक है दूसरी स्पीशीज़ और दूसरे जीनस लाइक ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इरेक्टस, हैबिलस, इन सब की जब आप बात करोगे इनके कंपैरिजन। नियंडरथल्स माना जाता है कि लगभग 3.5 से 4.5 लाख साल के आसपास, यानी 0.38 टू 0.47, जो अलग अलग स्टडीज़ है, रेंज अलग अलग है, पर ये एक प्रिसाइज रेंज वहाँ पर कई स्कॉलर्स ने रखा हुआ है। बहुत सारे लोग इस पर एग्री करते हैं। और ह्यूमन जो मॉडर्न ह्यूमंस है ना, उनका भी एमर्जेंस यहीं कुछ 0.27 से 0.32 मिलियन ईयर के बीच में माना जाता है, यानी कि लगभग 270 280 से 320 के बीच में, मोटा मोटा आप मान लेते हो 3 लाख साल के आसपास में जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं इनका ओरिजिन आपको देखने को मिल रहा है। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी के हिसाब से देखें तो अफ्रीका के रीजन में आपको देखने को मिल रहा है। और जो नियंडरथल्स हैं वो लगभग 4.5 लाख साल के आसपास पहले उनका एक एमर्जेंस देखने को मिल रहा है। नाउ जो मैंने आपको एक क्रिश का एक स्टोरी लाइन यहाँ पर बताने की कोशिश की, जहाँ पर कि कंटिन्यूटी हो रही है, जो पुरानी जनरेशन है उसकी अगले जनरेशन में, एक बीइंग की दूसरे बीइंग में, ऑल्दो यहाँ पर बाप बेटे का बात है। लेकिन जब आप नियंडरथल्स को भी देखोगे ना तो 2008-9 से कई सारी मॉलिकुलर डीएनए के लेवल पे रिसर्चेज हुई, और ये रिसर्चेज हमें बताती हैं कि जो नियंडरथल्स उस समय पे थे और मॉडर्न ह्यूमंस जो मॉडर्न सेपियंस हैं, इनके बीच में इंटरब्रीडिंग हुई, आपस में मेटिंग हुई। ठीक है, अब इस मेटिंग का एग्जैक्ट नेचर बता पाना तो मुश्किल है, पर इतना श्योरिटी के साथ साइंटिस्ट कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो मेटिंग हुई उससे संतानें भी वहां पर प्रोड्यूस हुई। ठीक है ना? और इसके ट्रेसेस, इसके एविडेंस के तौर पर अगर आप देखो तो वो हमारे यानी कि मॉडर्न ह्यूमंस जो आज हैं उनके डीएनए के अंदर में मिलता है। ठीक है, तो कैसे ये चीज़ हुई, कब ये एग्जैक्टली चीज़ हुई, इसको जानना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है जेनेटिसिस्ट के लिए, जो मॉलिक्यूलर डीएनए की स्टडीज़ करते हैं, पेलेंटोलॉजिस्ट के लिए, और इन जनरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए भी। ठीक है ना? टू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड हाउ द डिफरेंट स्पीशीज को एग्जिस्टेड एंड इंटरैक्टेड अमंग्स देमसेल्फ। तो यहाँ पर एक रिसर्च, कुछ एक या दो बेसिकली रिसर्च हैं, जिनमें से एक ये नेचर नाम की एक बहुत सुप्रसिद्ध जर्नल है, उसके अंदर में आई, टाइटल आप देख रहे हो, ये 12 दिसंबर 2024 का है। अर्लीस्ट मॉडर्न ह्यूमन जीनोम्स कंस्ट्रेन टाइमिंग ऑफ नियंडरथल एडमिक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो इसके रिसर्चर्स हैं उनके भी नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, साथ ही साथ साइंस नाम की एक जर्नल है, उसके अंदर में भी ये चीज़ प्रकाशित हुई। इन दोनों को रिपोर्ट किया, कवर किया रॉयटर्स ने, और वहाँ पर आप चाहो, दोनों में आप चाहो तो डायरेक्टली जा करके लिंक प्रोवाइडेड है, रिसर्च पेपर को भी देख सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है, अदरवाइज आप रॉयटर्स पे भी रिपोर्ट को पढ़ सकते हो। अब ये दावा क्या किया जा रहा है, फाइंडिंग इसके अंदर में क्या है? ये नई रिसर्च जो है ना वो बता रही है कि जो मोस्ट ऑफ द इंटरैक्शन, मेटिंग, एडमिक्सचर जीनोम का हुआ है नियंडरथल्स का, ह्यूमंस का, ये किस समय में हुआ, इसका एक प्रिसाइज डेट जाननी हमारे लिए ज़रूरी थी। और हमारे पास रेंज बहुत सारी थी, पर बहुत प्रिसाइज डेट हमें नहीं मिल रही थी एग्जैक्टली कब हुआ होगा। तो ये जो नेचर जर्नल के अंदर में पब्लिश हुई है रिसर्च, वो उस टाइम फ्रेम को लगभग 47,000 साल पहले के टाइम फ्रेम के साथ एसोसिएट करती है कि जो मीटिंग हुई नियंडरथल्स और मॉडर्न ह्यूमन स्पीशीज के बीच में, दिस वाज समवेयर अराउंड 47 ईयर्स अगो। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है? जब नियंडरथल्स यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, मेटिंग कर रहे हैं, है ना, तो उनके जो जब वहाँ पर संतानें प्रोड्यूस होंगी, जो लीनेज होगा वो क्या है, एक हाइब्रिड के रूप में आप देख रहे हो, एडमिक्सचर वहाँ पर हो रहा है। और दोनों के जीनोम यानी कि मॉडर्न ह्यूमंस का जो जीनोम है वो भी वहाँ पर आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, कुछ कई सारे ट्रेट्स एक तरफ से आएंगे, फादर मदर जो भी उसमें नियंडरथल है, और एक जो मॉडर्न ह्यूमन होगा उस कपल के बीच में, उनके पास से आएंगे, है ना। तो इसने कहीं ना कहीं हमारी जेनेटिक्स को बड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। कई बीमारियों के प्रति हमारी जो ससेप्टेबिलिटी है वो इसका कारण
बन करके आता है, निएंडरथल्स का जो जीनोम हमने ट्रेस किया है। और वहीं दूसरे साइड कई सारे जो डिजीजेज हैं उनके प्रति हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी है, उसमें भी रिस्पॉन्सिबल है ये निएंडरथल जीन। तो अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कई बार देखोगे आप, क्योंकि जब मॉडर्न ह्यूमंस आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी, अब आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी बार बार मैं क्यों साइट कर रहा हूं, बिकॉज देयर आर मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस ऑफ द ओरिजिन एंड द अराइवल एमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न ह्यूमंस, ठीक है ना। कई सारी थ्योरीज आपको देखने को मिलती हैं। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी है, मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस भी आपको देखने को मिलती है, रीजनल कंटिन्यू, मतलब कई सारी थ्योरीज अलग अलग स्कॉलर्स ने एक्सप्लोर किया, अलग अलग आइडियाज़ को वहाँ पर रखा है। क्रिस्टिंगर से लेकर के पिलबीम से लेकर बहुत सारे स्कॉलर्स के वहाँ पर नाम आते हैं। जब हम एंथ्रोपोलॉजी में इस टॉपिक को पढ़ते हैं, या फिर आप लाइफ साइंसेस के अगर स्टूडेंट हो तो भी आप इस टॉपिक को वहाँ पर एक्सप्लोर करते हुए, ठीक है। तो वहाँ पर हमको उतने डीप में आज नहीं जाना है, उन थ्योरीज की वहाँ पर बात नहीं करनी है। ये जो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी है, ये बता रही है कि मॉडर्न ह्यूमंस एमर्ज्ड इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका में उनका एमर्जेंस हुआ, और अफ्रीका से वो दूसरी जगहों पर जो अलग अलग रीजन्स थे उनको गए, माइग्रेट किए और उनको ऑक्यूपाई करना शुरू किया। और ये जो माइग्रेशन है ये एक मर्तबा नहीं हुआ, ये सेवरल वेव्स के रूप में माइग्रेशन होता रहा। जैसे आप इंडिया को भी देखोगे ना, काफ़ी बात के समय, मॉडर्न समय की बात हो रही है, हिस्टोरिक पीरियड की बात हो रही है, माइग्रेशन कई सारे यहाँ पर हुए। हम तो अक्सर डिबेट के लिए बड़े एक फेमस माइग्रेशन की आप जिक्र करते हो, और उसी में लोग रहते हैं हुआ नहीं हुआ, कुछ कहते हैं हाँ ना ना, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, अगर आपका मन है तो बताइए, बनाएंगे, वो भी एंथ्रोपोलॉजी का ही टॉपिक है बेसिकली। तो कई लोग आर्यन इन्वेजन पे ही टिके हुए हैं, बट सिर्फ आर्यन थोड़ी ना, बहुत सारे माइग्रेशन के इवेंट आपको देखने को मिले, कितने सारे ग्रुप्स, कितनी सारी कम्युनिटीज़ आए, कॉलोनलाइज हुआ भारत, हमको आपको देखने को मिल रहा है ना। दिल्ली सल्तनत वहाँ पर आ रही है, मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हो रहा है, उससे पहले भी हिस्टोरिक पीरियड्स में आप जाओगे, कुषाण से लेकर के कितने सारे लोग जो आपको देखने को मिल रहे हैं। भारत की जो पॉपुलेशन का आप मेकअप देखोगे तो उसमें बहुत सारे ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ का इन्फ्लक्स है। इसी तरीके से ये जो अफ्रीका से भी मॉडर्न ह्यूमंस निकल करके जा रहे थे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, रीजन्स को ऑक्यूपाई करने, ये एक मर्तबा नहीं, मल्टीपल वेव्स में हुआ। सबसे आखिरी जो ये वेव है उसके टाइम पीरियड को माना जाता है कि समवेयर अराउंड 60 to 70,000 ईयर्स के बीच में ये आखिरी राउंड जो था ना, आखिरी माइग्रेशन का जो इवेंट था आउट ऑफ अफ्रीका, वो हुआ। यानी कि लगभग 50-60 हज़ार साल के बीच में निएंडरथल्स अफ्रीका के बाहर जिन रीजन्स को, यूरोप के अंदर में वेस्ट एशिया का पोर्शन अगर आप देखते हो वहाँ पर ऑक्यूपाई कर रहे थे, वहाँ पर मॉडर्न ह्यूमंस का उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। नाउ अफ्रीका के बाहर की परिस्थितियों के लिए मॉडर्न ह्यूमंस वहाँ पर तैयार नहीं थे, है ना। ज्योग्राफी के हिसाब से, इकोलॉजी के हिसाब से जो आपका एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, बीमारियां जो होती हैं, जर्म्स जो होते हैं, पैथोजेंस जो होते हैं, डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स जो आपको देखने को मिलते हैं, वो भी बदल रहे होते हैं। अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए लाइक ससेप्टेबल आपको पैथोजेंस देखने को मिल जाएंगे। तो अफ्रीका के लिए तो इम्यूनिटी आ चुकी थी, वहां पर कितने समय से रहे, इमरजेंस हुआ, ओरिजिन हुआ। लेकिन अफ्रीका के बाहर की परिस्थितियों के लिए संभवतः वहां पर मॉडर्न ह्यूमंस वर नॉट बेस्ट इक्विप्ड, वो इम्यूनिटी नहीं थी। लेकिन जब ये मीटिंग का सिलसिला चालू हुआ, है ना, दिस हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड अस अ लॉट ऑफ जीन्स, जिसने हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड की इन प्रोलिफरेटिंग थ्रू टाइम इन दैट पर्टिकुलर स्पेस। उस रीजन में हमें आगे बढ़ने में, सर्वाइव करने में हेल्प करने वाले जीन्स हमारे बीच में, पॉपुलेशन के बीच में आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो इंप्लीकेशन यही है स्टडी की, क्या है कि ये जो इंटरमिंगलिंग हुई, चाहे हमारे आप कई सारे ह्यूमन जीनोम के लेवल पर आप अगर देखते हो कई सारे फंक्शंस हैं, चाहे स्किन पिगमेंटेशन हो, हम किस प्रकार के दिखते हैं, अलग अलग जो कलर है ना स्किन का, वो हो गया, कई इम्यून रिस्पॉन्स हो गया, कई प्रकार का मेटाबॉलिज्म हो गया, ये सारी चीज इन्फ्लुएंस आपको इस एडमिक्सचर से देखने को मिलती है। अब शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि दो ऐसी रिसर्चेस हुई, एक तो जिसको हमने यहां पर अभी बता साइट किया, नेचर, और दूसरा साइंस नाम की मैगजीन, साइंस नाम की जर्नल, दो जर्नल्स को हमने किया है। तो ग्रुप 1 जो है नेचर के अंदर में जो रिसर्च पब्लिश हुई, वहां पर साइंटिस्ट ने ये बेसिकली 3 फीमेल्स और 3 मेल जो सेपियंस है ना, सेपियंस जो है उनको पढ़ा, जिनकी पॉपुलेशन लगभग कुछ 45,000 ईयर पहले आपको जर्मन के एक टाउन रेनिस नाम का जो एक इलाका है यहां पर देखने को मिल रही थी। जर्मन टाउन एक है रेनिस, वहां पर देखने को मिल रहा था, जिस पॉपुलेशन को यहां मॉडर्न ह्यूमंस की स्टडी किया गया। एक जीनोम एक वुमेन का यहां पर था, लगभग इसी समय का 45-46 हजार साल आसपास में। ये आपको जेक रिपब्लिक का जो रीजन है ना, वहां पे देखने को मिलता है।
और इसकी जो रेंज आप देखोगे ये लगभग 49,000 टू 45,000 के बीच में, तो समय लगभग एक ही जैसा है। और मिक्सिंग की जब हमने यहां पर रिसर्च की कि किस टाइम फ्रेम में अब मिक्सिंग हुई है, एडमिक्सचर हुआ है, तो वो समय निकल करके आता है लगभग 49,000 टू 45,000। इसके बीच में ही एडमिक्सचर दोनों पॉपुलेशन के बीच में आपको देखने को मिला। नाउ दूसरे ग्रुप की बात करते हैं। एक और ग्रुप, दो ग्रुप मतलब क्या, दो अलग अलग स्टडीज हुई हैं, अलग अलग ग्रुप्स ने वहां पर इन स्टडीज को लीड किया, अलग अलग स्कॉलर्स ने ये रिसर्चर्स किए। तो नेचर वाला तो आपने पढ़ लिया। अब साइंस जर्नल के अंदर में भी एक सिमिलर रिसर्च थी जहां पर 300 से भी ज्यादा स्पेसिमेंस को क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया, स्टडी किया गया। अब ये 300 से ज्यादा स्पेसिमेन सिर्फ ह्यूमंस, मॉडर्न डे ह्यूमंस के नहीं थे, मॉडर्न डे ह्यूमंस के थे और कुछ आपको एंशिएंट होमोसेपियन जो इंडिविजुअल्स हैं उनके देखने को मिलता है। इनमें से जो 59 इंडिविजुअल थे आउट ऑफ 300, जो लगभग 60 इंडिविजुअल लगभग थे, ये 2000 साल से लेकर के लगभग 45,000 साल के बीच में एग्जिस्ट कर रहे थे। जब आपने स्टडी किया तो आपको पता चला इस समय के बीच में देवर प्रेजेंट 50-60 जो स्पेसिमेन थे। और इस स्टडी ने एक नई डेट हमारे सामने यहां पर रखी कि ये जो एडमिक्सचर है या जो मेटिंग है, इंटरब्रीडिंग है, ये लगभग 43 टू 50,000 ईयर्स। तो मोर और लेस अगर आप देखोगे तो हम 43 टू 52 ईयर्स या 52,000 ईयर्स, नॉट ईयर्स, के बीच में इस इंटरैक्शन को यहां पर रख देते हैं। और एवरेज जो यहां पर निकल करके आएगा लगभग वो 47-48 हजार साल के आसपास का माना जा सकता है। जो हमारी एक जो पहले की नॉलेज थी उसको यहां पर क्या करता है, फर्दर डेवलप करता है। तो अब क्या क्या इसके इंप्लीकेशन टोटल बनते हैं इन दोनों रिसर्चेस की। सबसे पहला तो हमने क्या बात की, जो क्रिश वाला एग्जांपल दिया था, वैसे ही आपको हमारे मॉडर्न डे ह्यूमंस के जीनोम में जब आप स्टडी करोगे तो 1 से 2% जो डीएनए है, 1 से 2% जो डीएनए आपको है वो निएंडरथल्स के साथ में सिमिलैरिटी दिखाई देगा। ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, हमने जीन्स को इनहेरिट किया है। रफली लगभग 1 से 2% जो हमारा डीएनए है वो आपको निएंडरथल से समानता वहां पर दिखा रहा होता है, समानता दिखा रहा होता है। नाउ प्रिया मूरजानी करके एक रिसर्चर है, एक जेनेटिसिस्ट है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर में बेसिकली बेस्ड है। इन्होंने कहा कि निएंडरथल्स लगभग आप कह सकते हो, संभवतः आप कह सकते हो, इनका दावा है कि अफ्रीका के रीजन के हिसाब से, अफ्रीका के बाहर के रीजन के हिसाब से वेल एडेप्टेड थे, इम्यूनिटी वहां पर प्रोवाइड थी। और यही इम्यूनिटी उन्होंने ट्रांसफर की इंटरब्रीडिंग के थ्रू, जो हमारी प्रेजेंट लीनेज है उस लीनेज के अंदर में, उस वृक्ष के अंदर में वो चीज आई। एंड दैट इज द वेरी रीजन कि क्यों आपको कई सारे ऐसे जो जीन वेरिएंट हैं, ये काफी बेनिफिशियल जो जीन वेरिएंट है, ये एक हाई फ्रीक्वेंसी में हमारे बीच में देखने को मिल रहे होते हैं, है ना। लास्ट लाइन में भी वही बात कही गई है कि कई सारे ऐसे जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जरूरी जीन्स हैं, स्किन पिगमेंटेशन के लिए जीन्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगातार बढ़ी है। जो निएंडरथल्स के बीच में हुआ करती थी और मॉडर्न ह्यूमंस के बीच में एब्सेंट थी, वो इस इंटरब्रीडिंग के कारण, दोनों के बीच में जो मिश्रण हुआ उसके कारण हमारी लाइन में, प्रेजेंट डे ह्यूमंस की लाइन में भी ये आपको कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगी और दर बदर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। तो क्यों बढ़ी है, कैसे बढ़ी है? आप साइंस में डार्विन के बारे में जब पढ़ते हो, 1859 का उनका वर्क नेचुरल सिलेक्शन आपके सामने आता है। नेचुरल सिलेक्शन क्या बताता है कि जो फिट इंडिविजुअल होंगे उनका सर्वाइवल होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। यानी कि इंडिविजुअल जो हैं उनके बीच में कुछ ऐसे वेरिएंट्स होंगे, कुछ ऐसे ट्रेट्स होंगे जो उनको एक सर्टेन एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल कंडीशन में क्या कर रहे हैं, एक एज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज कर रहे हैं। और नेचुरल सिलेक्शन इन्हीं वेरिएंट्स के ऊपर एक्ट करेगा, इनके नंबर को आगे बढ़ाने का काम करेगा। अल्टीमेटली जो लीदल या नॉन बेनिफिशियल कई बार जो वेराइटीज होती हैं, है ना, वो आपको वीड आउट होते हुए देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और नेचुरल सिलेक्शन के अंदर में जो बेहतर जीन्स हैं, जो ज्यादा एडेप्टेबिलिटी या फिर इनफैक्ट जो सर्वाइवल को बूस्ट कर रहे हैं, उनका आपको एक निरंतर आगे ट्रांसफर देखने को मिलेगा, कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। ऑलराइट। और ऐसा ही एक इंस्टेंट है, एक इम्यून जीन का वेरिएंट जो कि क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है कोरोना वायरस से, कोविड पेंडेमिक सभी को याद होगी, कोविड-19। तो उससे हमें यहां पर क्या करता है, कोरोना वायरसेस से बेसिकली ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी हमारे बीच में कहां से आया, निएंडरथल्स की। सो हमारी ससेप्टिबिलिटी कुछ डिजीजों, इनफैक्ट इवन कोविड के लिए भी, ससेप्टिबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल देयर आर जीन्स विच वी हैव इनहेरिटेड,
But on the other hand, there are genes which we have inherited, which are responsible for the immune response. हमें एक सेफगार्ड वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसी बात को ये मुरजानी भी कहती हैं कि जो बेनिफिशियल ट्रेट्स थे ये हमने लिए हैं, तो एक तरीके से हमारी सर्वाइवल की जो चांसेस है इसको इसने बढ़ावा दिया हुआ, इसको यहाँ पर बढ़ते हुए आप पाओगे। कुछ और भी स्टडीज सिमिलर हुई थी और ये प्रेजेंट स्टडी से थोड़ा पहले हुई थी। जैसे 2017-18 की एक स्टडी है जिसको इनार्ड और पेट्रोव ने किया था, दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, ठीक है ना। इन्होंने 152 जीन्स को स्टडी किया जो कि हमने मॉडर्न ह्यूमंस ने इनहेरिट किया निएंडरथल से, और इनका मानना है कि इंटरैक्शन, ये जो इंटरमिक्सिंग है, इसने हमें कई प्रकार की ऐसी बीमारियां जैसे फ्लू है आपका, हेपेटाइटिस है, इससे हमें क्या किया, सेफ गार्ड किया। लेकिन ये वन वे प्रोसेस नहीं थी। इंटरब्रीडिंग में तो दोनों लोग हैं ना, कोई एक ही तो नहीं है, तो लेन देन दोनों के बीच में होगा। आपको कुछ ऐसे जीन्स मिल रहे हैं जो बेनिफिट कर रहे हैं, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने भी कुछ जीन्स उनको वहां पर दिए, कुछ जीन्स आपने वहां पर उनको दिए। और एक थ्योरी जो निएंडरथल के डिसअपियरेंस की है वो इसी एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स को हाईलाइट करती है कि जो हमारी इंटरब्रीडिंग इंटरमिक्सिंग हुई ना, उसमें हमने कुछ ऐसे जीन्स निएंडरथल के जीनोम में लाइन में इंट्रोड्यूस किए जो कि नॉट सो बेनिफिशियल थे, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं थे। ऑलराइट, कई प्रकार के ऐसे पैथोजेंस को हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, वहां पर लेकर के आए, जिसके प्रति हुई निएंडरथल्स के पास इम्यूनिटी नहीं थी। एंड प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द रीजन विच हैज रिजल्टेड इनटू द डिसअपियरेंस। नाउ डिसअपियरेंस ऑफ निएंडरथल्स की बहुत सारी थ्योरीज है, उनमें से मैं एक ये बता रहा हूँ। कॉम्पिटिशन भी है, कॉम्पिटिशन वायलेंस एक थ्योरी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या है, पैथोजेंस और एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी की हम लोग बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ऐसी जो रिसर्चेस है ये टाइम बाय टाइम हमारा जो होराइजन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, पेलेंटोलॉजी है ना, पेलियो साइंसेस, इसको और बेहतर बनाती आती है और अर्ली ह्यूमंस के इंटरैक्शन को भी हमें समझाती आती है। ये सारी चीज़ें आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन में पढ़ते हो, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल रहा है। इनफैक्ट वन ऑफ द कहना मुझे छोड़ देना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट हम 2016 तक कहते तो ठीक है, पर 2017 के बाद दिस इज डेफिनेटली बीन द बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट इन द यूपीएससी। सो आउट ऑफ ऑल द व्यूअर्स, आप में से कोई अगर यूपीएससी का एस्पिरेंट है और वो ऑप्शनल को अगर लेना चाह रहा है, और उसमें भी अगर उसका एंथ्रोपोलॉजी जो कि सबसे शॉर्टेस्ट है मेजर ऑप्शंस में से, डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी है, सोर्सेज, गाइडेंस, मेंटोरशिप सब कुछ प्री डिफाइंड आपको देखने को मिलती है, टॉपर्स के नोट बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज बड़ी आसानी से मिल जाती है, ठीक है। ये सारे फीचर्स इस ऑप्शन में है, अलॉन्ग विथ हैविंग द ग्रेटेस्ट ओवरलैपिंग विद द जीएस सब्जेक्ट, एंड एट द सेम टाइम जो सक्सेस रेट है वो भी पिछले 15 साल में टॉप 3 में लगातार इसका नाम रहा है, टॉप 3 सब्जेक्ट्स में लगातार रहा है, कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी फिर फर्स्ट सेकंड, फिर कभी थर्ड, फिर फर्स्ट। तो ये कंसिस्टेंसी बड़ी बात होती है। 1-2 साल तो कोई भी चमत्कार कर सकता है, पर लगातार 15 साल की हिस्ट्री बड़ी बात होती है ना। एक बार तो तुक्का सब लग जाता है, सबसे लग जाता है। सो दैट इज द चार्म ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन सब्जेक्ट। और टॉपर्स की जगह बात आती है, देखिए सक्सेस रेट अलग है, सक्सेस रेट मतलब ओवरऑल कितने बच्चे रिकमेंड किए जा रहे हैं, मतलब सेलेक्ट हो रहे हैं, उनका किसका सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन टॉपर्स की अगर आप बात करोगे, ऑल इंडिया रैंक 5-10 ऐसे लोगों की आप बात करोगे, तो एंथ्रोपोलॉजी को मैं नहीं कहूंगा कि वो बेस्ट ऑप्शनल है, बिकॉज इट इज बियॉन्ड बेस्ट, है ना। सक्सेस रेट में तो 1 to 3 एंथ्रोपोलॉजी की रैंक है, बट जब आप ऐसे ऑप्शन की बात करते हो जहां पर टॉपर्स आ रहे हैं, तो वहां पर 1 to 10 सिर्फ एंथ्रो ही एंथ्रो है। उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसका नंबर 11वें नंबर से शुरू होगा। टॉप 10 में 4-4 रैंक देता है, और एक बार नहीं, पिछले कुछ 5-7 साल में 2-2 बार ऐसा चमत्कार किया है। ये बड़ी बात है। कई सारे ऑप्शन टॉप 10 में एक बार एक रैंक लाने के बाद 4 साल तक लिस्ट में दिखते नहीं है, ऐसे ऑप्शन है। आप देखिए जाके पिछले 4 साल का रिकॉर्ड, और यहाँ एंथ्रो 1 साल में टॉप 10 में 4 रैंक ला रहा है। 2022-23 में टॉप 5 में बैक टू बैक 2 रैंक यहाँ पे लाया। सो आई होप कि इस डिस्कशन से आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझा होगा, जाना होगा, ठीक है, जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। और जो एंथ्रो वाले बच्चे हैं उनको तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड लाइक इन्फॉर्मेशन का रिफ्रेशमेंट है आपके लिए, और एक नया एडिशन भी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए स्टडी IQ IAS पे। धन्यवाद, गुड बाय।